वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 7 के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर फर्स्ट को, जिसका नाम है इन्वायरमेंट। यानी कि इस वीडियो के साथ, इस चैप्टर के साथ हम लोग क्लास 7 के ज्योग्राफी की शुरुआत कर रहे हैं। तो यहां पर ये जो चैप्टर है, इसमें हमें पढ़ना क्या है? इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है। कुछ बेसिक बातें हमें जाननी है इन्वायरमेंट के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं इस चैप्टर को। तो यहां पर देखिए, इस चैप्टर की शुरुआत हुई है एक कहानी से। कहानी है क्लासरूम की, कि भाई क्लासरूम में बच्चे हैं, बच्चे कुछ अपने आसपास होते हुए देखते हैं, अपने इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस देखते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं सबसे पहले। तो क्या डिस्कशन कर रहे हैं, आइए इसको जरा सा समझते हैं। यहां पर देखिए क्लासरूम है, क्लासरूम का एक बच्चा है जिसका नाम है रवि। क्लासरूम में छुट्टी चल रही थी, लंबी छुट्टी चली थी, शायद गर्मी छुट्टी या कुछ की छुट्टी चली थी। तो लंबी छुट्टी के बाद जब रवि वापस अपने स्कूल आता है, तो वो ध्यान देता है कि स्कूल के बगल में एक प्लेग्राउंड हुआ करता था। वो प्लेग्राउंड जो है, अब उसमें काफी गड्ढे बनाए गए हैं। अब गड्ढे क्यों बनाए गए हैं? मतलब कि वो प्लेग्राउंड है, उसमें काफी सारे बड़े बड़े गड्ढे बनाए गए हैं। क्यों बनाए गए हैं गड्ढे? क्योंकि वहां पर बड़ी बिल्डिंग बनने वाली है। उसके आसपास के लोगों ने बताया कि बड़ी सी बिल्डिंग बनेगी, जिसमें कि बहुत सारे फ्लैट होंगे, बहुत ऊंची बिल्डिंग होगी जिसमें बहुत सारे लोग रहेंगे। तो रवि जब ये बात सुनता है तो रवि काफी दुखी हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू आ जाता है। कारण ये है कि रवि जो था वो इस प्लेग्राउंड में खेला करता था, और साथ में ये प्लेग्राउंड उसे बहुत ही प्यारा था। यहां पर उसे हरी हरी घास दिखती थी, बहुत सारे मैरीगोल्ड्स थे, बटरफ्लाईज थे। ये सब चीजें अब खत्म हो जाएंगी। मतलब जो वो फेवरेट प्लेग्राउंड हुआ करता था रवि का, वो क्या होने वाला है? अब गायब होने वाला है, हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है। जब वो क्लासरूम में पहुंचता है, तो क्लासरूम में ये बात अपने दोस्तों को बताता है। दोस्तों को बताता है कि देखो भाई लोग, कितना हम दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? ये यार देखो कितना अच्छा प्लेग्राउंड था, हम लोग खेलते थे। ये प्लेग्राउंड ही अब नहीं रहेगा, अब हम लोग खेलेंगे कहां पर? इस बात को लेकर वहां पर जो और भी बच्चे थे, वो भी उस बात को सुनते हैं, जानते हैं। यहां तक कि स्कूल के जो प्रिंसिपल थे, वो भी असेंबली में बात करते हैं कि देखो भाई, देखो बच्चों, देखो हमारे स्कूल के पास जो प्लेग्राउंड हुआ करता था, जहां तुम लोग खेला करते थे, वो अब हमेशा के लिए गायब होने वाला है, खत्म होने वाला है। और एक सेंटेंस यहां पर प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हैं, सी हाउ आवर एनवायरमेंट इज चेंजिंग। मतलब कि देखो, हमारा इन्वायरमेंट किस प्रकार से बदल रहा है, किस प्रकार से चेंज हो रहा है। तो यहां पर तो सबसे पहले आपको यह वर्ड समझना है कि भाई इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट को हम समझेंगे, लेकिन यहां पर यह थोड़ी सी कहानी है, उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। जब क्लासरूम में रवि पहुंचता है, तो रवि यहां पर अपने टीचर से पूछता है, व्हाट इज इन्वायरमेंट? यही सवाल है भाई। रवि पूछता है अपने टीचर से कि सर, मैंने प्रिंसिपल सर से सुना कि इन्वायरमेंट को हम लोग चेंज कर रहे हैं, इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है, तो आखिर ये इन्वायरमेंट होता क्या है? तो यहां पर टीचर उसको समझाने के लिए एक सिंपल सा सेंटेंस बोलते हैं, सिंपल सी बात बोलते हैं कि व्हाट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स। मतलब कि तुम्हारे आसपास, हमारे आसपास, मेरे आसपास, तुम्हारे आसपास जो भी चीज तुम देख रहे हो, चाहे वो जिंदा चीज है या फिर जो दीवार है, पत्थर, पानी, सभी चीजें क्या हैं? हमारा इन्वायरमेंट है। मतलब कि हमारा जो वातावरण है ना, वही हमारा इन्वायरमेंट है। मतलब यहां जो एयर प्रेजेंट है, जो जमीन है, जो दीवार है, घर के बाहर जो रोड है, हमारे आसपास जो गार्डन है, ये सब क्या है? हमारा इन्वायरमेंट है। समझ गए? तो यही चीज कहता है कि यहां पर रवि बोलता है, पूछता है, या फिर एक प्रकार से कहता है कि दिस मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर्स इन द क्लासरूम, इवन दैट ओपन फील्ड, द रोड, गार्बेज, माय फ्रेंड्स, ऑल आर पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। मतलब कि जो भी चीज उसके आसपास उसको दिखी, रवि ने उसको लेकर पूछा कि क्या ये सभी चीजें इन्वायरमेंट हैं? तो यहां पर टीचर बोलते हैं कि जी हां, यस, बिल्कुल सभी चीजें क्या हैं? इन्वायरमेंट हैं। ठीक है, ये टीचर का जवाब होता है। लेकिन वहां पर यह बात ऐड किया जाता है टीचर के द्वारा कि देखो,
कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि नेचर द्वारा बनाए गए होते हैं, जिनको हमने नहीं बनाया, जैसे कि जो पेड़ है, जो मिट्टी है, या फिर जो हवा है, पानी है, ये सब चीजें हमने नहीं बनाई हैं। ये सब चीजें नेचुरल हैं, नेचर के द्वारा बनाई गई हैं। वहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हम इंसानों के द्वारा बनाई गई हैं, जैसे कि रोड हो गया, कार हो गया, क्लोथ हो गया, बुक्स हो गए, ये सब चीजें। मतलब यहां पर हमारे इन्वायरमेंट में दो प्रकार की चीजें होती हैं, एक जो कि नेचुरल है, जो कि नेचर द्वारा बनाया गया है, और दूसरा जो कि हमने बनाया है, इंसानों ने बनाया है। ठीक है। अब यहां पर टीचर एक प्रकार का टास्क देते हैं बच्चों को कि क्या करो, तुम लोग पेयर बनाओ, पेयर में काम करो कि तुम लोग अपने साथ मिलकर के, अपने साथ में जो साथी बैठा हुआ है उसके साथ मिलकर के जोड़ी बना लो, और तुम लोग क्या करो, नेचर में, नेचर के द्वारा बनाई गई चीजें और इंसानों द्वारा बनाई गई चीजों का लिस्ट तैयार करो। ये एक प्रकार से छोटी सी कहानी थी। ठीक है। सारे बच्चे खुश हो जाते हैं, एक प्रकार से यहां पर वो लिस्ट बनाना काम करने लगते हैं। तो यहां पर एक प्रकार से इकबाल एक बच्चा है जो कि सवाल पूछता है कि वाई इज आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग, हमारा इन्वायरमेंट बदल क्यों रहा है। ठीक है भाई, ये सवाल है। प्रिंसिपल ने क्या कहा था कि हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। रवि ने पूछा सर इन्वायरमेंट क्या है। तो भाई यहां पर एक और बच्चा आता है, वो पूछता है कि सर आखिर ये इन्वायरमेंट चेंज क्यों हो रहा है। तो यहां पर दूसरा बच्चा जवाब देता है कि इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, यानी हमारी जरूरतों की वजह से, जरूरतों के लिए हमारा इन्वायरमेंट यहां पर चेंज हो रहा है। ठीक है। अब यहां पर देखिए साइड नोट में एक प्रकार से इन्वायरमेंट के बारे में कुछ बात की गई है, इसको हम लोग देख लेते हैं। अब यहां पर इन्वायरमेंट के बारे में क्या कहता है कि इन्वायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। मतलब कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। इन्वायरमेंट में जो चीजें हैं वो एक प्रकार से हमारे जीने के लिए, हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि इन्वायरमेंट से ही हमें एयर मिलता है जो कि हम ब्रीद करते हैं, वाटर मिलता है जिसको हम लोग ड्रिंक करते हैं, फूड मिलता है जो कि हम लोग खाते हैं, और साथ में हमें जमीन मिलता है जहां पर हम रहते हैं। अब यहां पर सवाल उठता है कि हाउ डू ह्यूमन बीइंग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल इन्वायरमेंट, यानी कि हमें तो इन्वायरमेंट एक प्रकार से, सबसे पहले तो वो चीजें थी जो कि नेचर द्वारा बनाई गई थी। ठीक है। जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी, जंगल, ये सब चीजें बहुत हजारों लाखों साल पहले बन गई हैं, नेचर द्वारा बना दी गई हैं। हमने जो चीजें बनाई हैं, जैसे रोड हो गया, कार हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये तो 100, 200, 300 साल पहले बनी है, जब से इंसानों को इतना नॉलेज हुआ है, आइडिया हुआ है, तब हुआ है। ठीक है। अब यहां पर यह सवाल है कि हम इंसान कैसे नेचुरल एनवायरनमेंट में चेंज लाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जब हम लोग कार चलाते हैं तो हम लोग पॉल्यूशन जनरेट करते हैं, पॉल्यूशन हम लोग करते हैं, उसमें से काफी धुआं निकलता है, उससे हम लोग एयर को पॉल्यूट करते हैं। इसी प्रकार से वाटर को हम लोग पॉट में कलेक्ट करते हैं, फूड को वेसल में, लैंड को हम लोग फैक्ट्रीज बनाने में यूज करते हैं। तो हर चीज को हम लोग एक प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं। जैसे कि जहां पर भी आप आज बड़े बड़े शहर देख रहे हैं, वहां पर कभी बहुत घना जंगल हुआ करता था। जहां पर लोग आज खेती करते हैं, वहां पर बहुत घना जंगल हुआ करता था। वहां पे बहुत प्रकार के जानवर रहा करते थे, शेर, बाघ, चीता, गाय, बकरी, या फिर भैंस, बहुत प्रकार के जीव जंतु वहां पर रहते थे। लेकिन आज देखो हमने क्या किया है, हमने बहुत घने घने जंगल साफ कर दिए, वहां पर जो जीव जंतु रहते थे उनको खत्म कर दिया, वो गायब हो गए। हमारे जो जंगल थे उनको हटा करके हमने बड़े बड़े शहर बना दिए हैं। तो वहां पर देखो हमने क्या किया, पूरा का पूरा एनवायरनमेंट ही चेंज कर दिया। हमारे जो सराउंडिंग था, हमने अपने सराउंडिंग को ही चेंज कर दिया। पहले के लोग, आज के 10,000 20,000 साल पहले जो इंसान हुआ करते थे, वो जंगलों में रहा करते थे। लेकिन आज देखो हमने क्या किया है, हम शहरों में रहते हैं। शहरों में एक भी पेड़ आपको नहीं दिखता है, गिने चुने पेड़ आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन देखो हमारे हजारों साल पहले जो पूर्वज रहा करते थे, उनके आसपास लाखों की संख्या में पेड़ हुआ करते थे। हमने धीरे धीरे क्या किया,
पूरे इन्वायरमेंट को चेंज किया, बदल दिया। क्यों? क्योंकि भाई हमको जरूरत थी। क्या जरूरत थी? हमको बड़े घर की जरूरत थी, पक्के बने हुए घर की, ईंटों से बने हुए घर की जरूरत थी। हमें कार चलाना था, हमें एरोप्लेन उड़ाना था, हमें ट्रेन चलाना था। तो हमने क्या किया? अपने इन्वायरमेंट को ही चेंज कर दिया, इन्वायरमेंट को ही बदल दिया। इन्वायरमेंट में एक प्रकार से हमने क्या किया? मॉडिफिकेशन कर दिया। ठीक है। अब आगे यहां पर कहता है कि ह्यूमन बीइंग्स मेक कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स। दिस इज हाउ ह्यूमन बीइंग्स मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट। मतलब यहां पर ह्यूमन बीइंग्स बहुत प्रकार की एक्टिविटीज करते हैं जिनसे कि नेचुरल एनवायरनमेंट को इंसान चेंज करता है। जैसे कि कार बनाते हैं तो कार चलता है, तो भाई कार क्या था? कार में जो भी पार्ट्स लगे हुए हैं वो कहीं से हम लेकर के आए हैं, नेचर में से। जैसे जो टायर में रबड़ लगा हुआ है वो किसी प्लांट से आया है, जो स्टील लगा हुआ है वो कहीं से खुदाई करके हमने ओर निकाला, उसको प्यूरिफाई करके लाया है। इसी प्रकार से जब कार चलता है तो कार पॉल्यूशन करता है, उससे हम लोग एयर को प्रभावित कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम लोग फैक्ट्रीज चलाते हैं, मिल्स चलाते हैं, हर तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं? एनवायरनमेंट को प्रभावित कर रहे हैं। समझ गए? तो यहां पर मॉडिफिकेशन करना बहुत ही आसान है एनवायरनमेंट में। क्यों? क्योंकि भाई क्या करो, जंगल है, पेड़ काट दो, क्या हो गया? हो गया मॉडिफिकेशन। रोड बना दो, रोड पर मिट्टी होती थी, मिट्टी के ऊपर तुम क्या कर दो? एक सीमेंट का लेयर लगा दो, हो गया मॉडिफिकेशन। जंगल होता था, काट के पूरा शहर बना दो, क्या हो गया? हो गया मॉडिफिकेशन। तो ये चीजें हैं, बात है कि भाई एनवायरनमेंट में मॉडिफिकेशन करना बहुत ही आसान है। ठीक है। अब यहां पर देखिए एनवायरनमेंट का डेफिनेशन आपको दिया गया है। एनवायरनमेंट का डेफिनेशन क्या है? Place, people, things and nature that surround any living organism is called environment। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के आसपास का जो प्लेस है, लोग हैं, थिंग्स हैं, नेचर है, सब जो उसके आसपास है वो क्या है? एनवायरमेंट है। जैसे यहां पर अगर हम लोग बात करें तो हर एक ऑर्गेनिज्म का एनवायरमेंट अलग अलग होता है। अब इसको थोड़ा सा समझिए। जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं अपने घर के अपने कमरे में खड़ा हूं, तो मेरा एनवायरमेंट क्या है? मेरे पास जो ये दीवार है, यहां जो सामने ये कैमरा है, जो ये कमरा है, ये मेरा सडन एनवायरमेंट है, तुरंत। उसी प्रकार से आप अपने घर के कमरे में बैठे हुए हैं, तो आपका जो कमरा है आपका तुरंत का एनवायरमेंट है, एकदम नजदीक वाला एनवायरमेंट। उसी प्रकार से आपका मोहल्ला अलग है, मेरा मोहल्ला अलग है, आपका शहर अलग है, मेरा शहर अलग है। तो सबका एनवायरमेंट अलग अलग है। समझ गए? एनवायरमेंट का मतलब ये नहीं, हम लोग यहां पर नेचर की बात नहीं कर रहे हैं। एनवायरमेंट का मतलब कि आपका जो सराउंडिंग है उसकी बात हो रही है। समझ गए? तो यह ध्यान रखिएगा। तो यहां पर यही चीज है कि किसी भी व्यक्ति के आसपास जो प्लेस होता है, लोग होते हैं, थिंग्स होते हैं, नेचर होता है, सभी एनवायरमेंट होते हैं। ठीक है। अब यहां पर अगर हम लोग देखें, अब यहां पर हम लोगों को देखना है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट। मतलब यहां पर एनवायरमेंट में जो चीजें मौजूद हैं उनको हम लोग तीन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला आपका हो गया नेचुरल कंपोनेंट। नेचुरल कंपोनेंट कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे, मतलब कि वैसी चीजें जो कि नेचर के द्वारा बनाई गई हैं। ठीक है भाई। दूसरा यहां पर ह्यूमन कंपोनेंट। ह्यूमन कंपोनेंट कहने का मतलब क्या? अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो मेरे इन्वायरमेंट में सिर्फ ये दीवार, ये जमीन, ये छत, ये लाइट थोड़ी है, या फिर मेरे घर के बाहर सिर्फ गार्डन या फिर पेड़ पौधों की बात थोड़ी हो रही है। मेरे परिवार में आसपास में लोग रहते हैं जिनसे मैं मिलता हूं, बात करता हूं, इंटरेक्ट करता हूं, तो वो लोग भी तो मेरे इन्वायरमेंट हुए ना। तो वो लोग जो हैं, जो कि मेरे आसपास हैं, जैसे मेरे परिवार के लोग, मेरे दोस्त हो गए, मेरे मोहल्ले में रहने वाले लोग हो गए, जिन लोगों से मैं मिलता हूं, वो सब क्या हैं? मेरे इन्वायरमेंट हैं। कैसे इन्वायरमेंट? ह्यूमन इन्वायरमेंट। इसी प्रकार से मेरा जो लाइफ है, मेरा जो इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको कि इंसानों ने बनाई है। जैसे ये पेन मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, ये पेन, ये स्क्रीन में यूज कर रहा हूं, ये जो घर है, मेरा घर, जिस घर में मैं रहता हूं, या फिर मेरे घर के बाहर जो रोड बना हुआ है, ये सब क्या नेचर ने बनाया है? जी नहीं, हमने नेचर में मॉडिफिकेशन करके ये चीजें बनाई हैं। तो ये सब जो चीजें हैं जो कि इंसानों के द्वारा बनाई गई हैं, वो हमारे आ जाएंगे ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में। ठीक है। अब इन तीनों को बारी बारी से देखते हैं। तो भाई नेचुरल मतलब क्या? नेचुरल हमारा एनवायरनमेंट में अगर हम लोग देखें
तो हमारा एयर आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, लैंड आ जाएगा। ये मेनली क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। वैसे कहने के लिए तो हर चीज को हम काउंट कर सकते हैं, जैसे पेड़ को, जंगल को, गार्डन को, ये सब चीजें आ सकती हैं। लेकिन अगर हम लोग नेचुरल एनवायरनमेंट का क्लासिफिकेशन करते हैं तो तीन हिस्सों में करते हैं, लैंड, एयर, वाटर। इसके लिए हम लोग जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो है लिथोस्फेयर, एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर। और इन्हीं तीनों से मिलकर के एक चीज बनता है बायोस्फेयर, ठीक है। अब ठीक है, तो यहां पर इसको भी हम लोग आगे देखेंगे। अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे हमारे सामने क्या है, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। ह्यूमन मेड कंपोनेंट इन्वायरमेंट का क्या होगा, वैसी चीजें जो कि इंसानों के द्वारा बनाई गई हैं। कोई भी चीज, जैसे कि ब्रिज हो गया, रोड हो गए, माउंट मॉन्यूमेंट हो गए, इंडस्ट्रीज हो गए, बिल्डिंग हो गए, पार्क हो गए, ये सब चीजें क्या हैं, ये सब ह्यूमन मेड हैं। अब आप बोलिएगा सर ये पार्क कैसे आ गया हमारा ह्यूमन मेड में। तो भाई देखो, नेचुरली तुम अगर देखोगे ना तो नेचर में कहीं भी पार्क का कंसेप्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान ने कहीं भी पार्क बना करके भेजा हुआ है। भगवान कहीं या तो जंगल बनाते हैं, या तो ग्रासलैंड बनाते हैं, या फिर कहीं पर आपको झाड़ियां होती हैं। पार्क जो होता है ना, वो इंसानों द्वारा बनाई जाती हैं। एक प्रकार से सुंदर गार्डन बनाया जाता है जहां पर लोग जाकर के घूमते फिरते हैं, मस्ती करते हैं। तो पार्क एक प्रकार का क्या है, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद ह्यूमन कंपोनेंट में क्या होगा भाई, वही चीजें जो मैंने कहा कि वैसी चीजें जो कि इंसानों से जुड़ी हुई हैं, जो इनसे मैं इंटरेक्ट करता हूं। जैसे कि मैं खुद क्या हूं, या फिर मेरे आसपास जो लोग हैं, मेरे फैमिली के लोग, मेरे कम्युनिटी के लोग, कम्युनिटी मतलब कि मोहल्ले के लोग, परिवार के लोग, आसपास के लोगों की बात हो रही है। या फिर जो मेरा रिलीजन है, एजुकेशन है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशन, सब चीजें हमको प्रभावित करती है, मुझे प्रभावित करती हैं। ये मेरा क्या हो गया, ह्यूमन इन्वायरमेंट हो गया, ह्यूमन कंपोनेंट हो गया, ठीक है। जैसे हमारे सोसाइटी में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जिस तरीके से पॉलिटिक्स होती है वो हमें प्रभावित करती है, तो वो भी तो मेरा एनवायरनमेंट है ना। इसी प्रकार से मेरे आसपास जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, हमारे आसपास जो मार्केट होता है, जो ट्रेड होता है, जो इकोनॉमिक्स होता है, वो भी हमको प्रभावित करता है। तो वो भी हमारा एक एनवायरनमेंट का हिस्सा है। एजुकेशनल एनवायरनमेंट भी हमारा है। रिलीजियस, कि भाई हम क्या करते हैं, सुबह उठ करके पूजा करते हैं, सुबह उठ करके कहीं जाते हैं मंदिर में। तो ये सब क्या है, ये सब भी हमारे लाइफ का पार्ट है, हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो ये सब हमारा क्या हो जाएगा, ह्यूमन कंपोनेंट में आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए, तो आगे यहां पर क्या कहता है, आगे यहां पर अब बात आ जाती है इन्वायरमेंट के कंपोनेंट की। तो कंपोनेंट में कुछ बेसिक बातें तो हम लोग जान गए कि भाई कंपोनेंट किस प्रकार से होते हैं। अब यहां पर एक और प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है हमारे इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स का। दो यहां पर पार्ट्स बताए गए हैं कि भाई हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो कि नेचुरल इन्वायरमेंट है, उसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है बायोटिक और दूसरा होता है एबायोटिक। मतलब कि यहां पर हमारा जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, नेचुरल इन्वायरमेंट के दो हिस्से, पहला तो बायोटिक, दूसरा एबायोटिक। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब यहां पर यह हुआ कि मेरे इन्वायरमेंट में जो यहां पर जिंदा चीजें हैं, जो लिविंग थिंग्स है, जिनसे मैं इंटरेक्ट करता हूं, जैसे मेरे आसपास जो प्लांट्स हैं, मेरे आसपास जो लोग रहते हैं, मेरे आसपास जो जानवर हैं जिनसे मैं इंटरेक्ट करता हूं, वो हमारा क्या हो गया, बायोटिक कंपोनेंट हो गया। इसी प्रकार से मेरे एनवायरनमेंट में नेचुरल चीजें जो कि जिंदा नहीं हैं, जैसे कि जमीन हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, जिसमें प्राण नहीं है, जो जिंदा नहीं है, वो भी तो मेरे एनवायरनमेंट का पार्ट है। लेकिन उसके लिए हम क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे, एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। तो यहां पर सिंपल सी बात है कि यहां पर मेरे एनवायरनमेंट का वैसा हिस्सा, नेचुरल एनवायरनमेंट का वैसा हिस्सा जो जिसमें प्राण होगा वो बायोटिक, जिसमें प्राण नहीं होगा वो एबायोटिक, ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, तो आगे यहां पर क्या कहता है, आगे देख लेते हैं कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना, while natural environment refers to both a biotic and abiotic condition existing on the earth. Human environment reveals the activities, creation and interaction among human beings. Human environment कहने का मतलब क्या है, मतलब कि हम जो एक प्रकार से अपने आसपास से जो इंटरेक्शन रखते हैं, लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, जो एक्टिविटीज करते हैं लोगों के साथ मिलकर, जो क्रिएशंस बनाते हैं, ये सब आपकी बात होती है ह्यूमन एनवायरनमेंट में।
अब यहां पर आइए नेचुरल इन्वायरमेंट और साथ में ह्यूमन इन्वायरमेंट को बारी बारी से समझ लेते हैं। लेकिन साइड में एक इंफॉर्मेशन दिया गया है कि भाई इन्वायरमेंट शब्द कहां से आया है। इन्वायरमेंट शब्द एक फ्रेंच शब्द से आया है जिसका मतलब हो, जिसका नाम जो है इन्वायरनर, ठीक है। इससे आया है इन्वायरमेंट जी, इस शब्द का मतलब होता है नेबरहुड, ठीक है। इससे हमारा ये शब्द आया है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट, इसको समझते हैं। तो कहता है कि लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। मतलब सीधी सी बात है कि भाई हमारे आसपास जो नेचुरल चीजें हैं जो कि नेचर के द्वारा बनाई गई हैं वो क्या हो गए, हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट में आ गए, ठीक है। कहता है कि यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फियर एंड बायोस्फीयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास। आपने पीछे क्लास में क्लास 6 में पढ़ा है कि भाई यहां पर लिथोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, इसके साथ ही यहां पर बायोस्फीयर क्या होता है। अब यहां पर इन चीजों के बारे में और भी चीजें हम पढ़ते हैं और डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले लिथोस्फीयर की बात करते हैं। तो लिथोस्फीयर का क्या मतलब हुआ? लिथोस्फीयर का मतलब हुआ कि हमारे अर्थ पर जो हार्ड टॉप लेयर है, यानी कि जो सॉलिड क्रस्ट है, वही हमारा क्या हो गया, लिथोस्फीयर हो गया। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो इसको अगर तस्वीर में आप देखेंगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी। वैसे नेक्स्ट चैप्टर में हमको यह चीज और भी अच्छे से पढ़ना है। तो ये देखिए हमारा अर्थ दिख रहा है, ये अर्थ है, इसी का एक सेक्शन यहां पर दिखाया गया है। अर्थ को अगर केक, जैसे केक आप लोग गोला केक को काटते हैं ना, उसी प्रकार से जब अर्थ को काटेंगे तो इस प्रकार का दिखेगा। तो अर्थ में हमारे कई सारे लेयर्स होते हैं। इन लेयर्स में सबसे ऊपर वाला जो लेयर है, जिस लेयर पर हमारा निवास होता है, हमारा घर है, हमारे आसपास के पहाड़ हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, पठार हैं, वो जो लेयर है ना, उसके लिए हम लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं क्या, लिथोस्फीयर। मतलब कि हमारे अर्थ का आउटर मोस्ट लेयर, जिस पर कि हम रहते हैं, जो कि सॉलिड होता है, जिस पर कि पहाड़, पानी, सब चीज होता है, उसके लिए हम लोग लिथोस्फीयर शब्द यहां पर इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पर लिथोस्फीयर के बारे में और भी बातें बता रहा है। कहता है कि इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ सॉइल। लिथोस्फीयर देखिए, आपके जमीन के जो जमीन आप देख रहे हैं, सिर्फ वो लिथोस्फीयर नहीं है। हमारे अर्थ के अंदर कई किलोमीटर तक के लेयर को मिला करके हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। जैसे यहां पर क्रस्ट को ही यहां पर देख ले तो 50 किलोमीटर जमीन के नीचे तक का हमारा क्रस्ट होता है, ठीक है। अब उसी में हमारा यहां पर सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होगा, हमारे इस लिथोस्फीयर का सबसे ऊपर हिस्सा, जो जिस जमीन को आप छू सकते हैं, वहां पर मिट्टी होती है और वहां पर हमारा क्या होता है, सॉइल होता है, जिसमें कि हम लोग खेती वगैरह करते हैं। और यहां पर जो हमारा ये लिथोस्फीयर होता है, ये एक प्रकार का इर्रेगुलर सरफेस है। इर्रेगुलर सरफेस कहने का मतलब ये है कि आप अपने आसपास जब देखते हो तो आपको आसपास कभी बहुत ऊंचा पहाड़ दिखता है, कभी समतल भूमि दिखती है, कहीं पर गड्ढा दिखता है जहां पर कि नदी फ्लो कर रहा है या पानी जमा है। जैसे कि हम अगर अपने अर्थ को देखें तो एक हिस्सा है जहां पर काफी गहराई है, जहां पर समुद्र है, और एक हिस्सा है जहां पर बहुत ही ऊंचा हिमालय जैसा पहाड़ है। तो ये हमारा जो लिथोस्फीयर है, ये एक प्रकार का इर्रेगुलर सरफेस है जिस पर कि बहुत सारे लैंडफॉर्म पाए जाते हैं, जैसे कि माउंटेन हो गया, प्लेटू हो गया, प्लेन्स हो गए, वैली हो गए, सब चीजें पाई जाती हैं। अलग अलग प्रकार का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहां पर लैंडफॉर्म्स के बारे में कहता है कि लैंडफॉर्म्स जो हैं हमारे कॉन्टिनेंट्स पर भी पाए जाते हैं और साथ में ओशियन फ्लोर पर भी पाए जाते हैं। मतलब कि लैंडफॉर्म एक प्रकार से जो जमीन का स्ट्रक्चर है ना, उसके लिए लैंडफॉर्म शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कि जैसे पहाड़ है तो वो क्या है, एक प्रकार का लैंडफॉर्म है, आकृति है, ठीक है। इसी प्रकार से कहीं पर प्लेन भूमि है, प्लेन जमीन है, तो वो क्या है, एक प्रकार का प्लेन लैंडफॉर्म है। इसी प्रकार से कहीं पर हमारा प्लेटू रीजन है तो वो क्या है, एक प्रकार का लैंडफॉर्म है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो लैंडफॉर्म हमारे जमीन के ऊपर भी पाई जाती है। जो जमीन आप देख रहे हैं वहां पर भी लैंडफॉर्म होता है, वहां पर भी पहाड़ होते हैं, समतल भूमि होती है, गड्ढा होता है, वहां पर भी वैली रीजन होता है। उसी प्रकार से जमीन के बाद जो समुद्र है, समुद्र के अंदर भी जो हमारा सरफेस है, वहां पर भी इस प्रकार का लैंडफॉर्म हमें देखने को मिलता है। अब यहां पर कहता है कि लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। इट इज आल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ।
तो भाई लिथोस्फीयर से हमें क्या फायदा है? हमारे आसपास जो जमीन आप देख रहे हो, जिस पर कि हम रहते हैं, हमारे शहर बसे हुए हैं, गांव घर बसे हुए हैं, ये हमारा लिथोस्फीयर के ऊपर है। हम जो खेती करते हैं, हम जो अपना घर बनाते हैं, जो हमें जंगल मिलता है, ये कहां है? लिथोस्फीयर के ऊपर है। मतलब कि लिथोस्फीयर हमारे इन्वायरमेंट का वो पार्ट है जो कि हमें जमीन प्रोवाइड करता है, ठीक है, नेचुरल इन्वायरमेंट का, ठीक है। तो लिथोस्फीयर आप एक प्रकार से समझ गए। अब यहां पर आगे बढ़ें तो आगे यहां पर क्या कहता है? आगे यहां पर हाइड्रोस्फीयर की बात करता है। कहता है कि द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। इट कंप्राइजेस वेरियस सोर्सेस ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लेक, सीज, ओशियंस एक्सेट्रा। इट इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाइड्रोस्फीयर जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब कि हमारे अर्थ पर जो वाटर वाला हिस्सा है ना, उसको हम एक प्रकार से डिनोट कर रहे हैं। जैसे कि हाइड्रोस्फीयर का मतलब क्या हुआ? ओशियन का पानी, ओशियन में जो पानी है वो, उसके साथ नदियों में जो पानी बह रहा है, तालाबों में जो पानी है, जो ग्लेशियर के रूप में पानी है, सभी जगहों पर जो वाटर अवेलेबल है उसको हम लोग हाइड्रोस्फीयर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हाइड्रोस्फीयर। इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास शब्द आ जाता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर कहने का मतलब क्या हुआ? हमारे अर्थ के चारों ओर एक पतला लेयर है एयर का, ठीक है भाई। एयर का एक पतला लेयर है जो कि पूरे अर्थ को चारों ओर से ब्लैंकेट के रूप में ढक करके रखता है। वो हमारा क्या होता है? वो हमारा एटमॉस्फेयर होता है। तो कहता है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। मतलब हमारे आसपास जो यहां पर इस कमरे में जो यहां पर हवा मौजूद है, ये एटमॉस्फेयर का पार्ट है। इसी प्रकार से हमारे अर्थ से कई किलोमीटर की ऊंचाई तक आपको हवा दिखता है, हवा मिलता है, तो वो क्या है? एटमॉस्फेयर का पार्ट है। और ये एटमॉस्फेयर अर्थ के चारों ओर फैला हुआ है, सभी तरफ से अर्थ को ढक करके रखता है। तो ये एटमॉस्फेयर क्या हो गया? हमारा एयर वाला रीजन, हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में जो पार्ट हो गया एयर का पार्ट, वो हमारा एटमॉस्फेयर हो गया, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर आप समझ गए कि क्या हो गया, हाइड्रोस्फीयर समझ गए, लिथोस्फीयर समझ गए। अब इस चीज को यहां पर आप समझिए तस्वीर के माध्यम से, तस्वीर के माध्यम से समझना थोड़ा आसान होगा। यहां पर हमारे आसपास लिथोस्फीयर मतलब जमीन वाला हिस्सा हो गया, इसके बाद हाइड्रोस्फीयर पानी वाला हिस्सा हो गया, एटमॉस्फेयर एयर वाला हिस्सा हो गया, ठीक है। अब जब तीनों जहां मिलते हैं वहां पर होता है बायोस्फीयर। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, बायोस्फीयर की बात करते हैं। अब यहां पर देखिए एटमॉस्फेयर का कुछ यूज भी बताया गया है, वो मैं बताना भूल गया, ठीक है। तो देख लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे पढ़ेंगे। कहता है एटमॉस्फेयर के बारे में, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। It consists of number of gases, dust and water vapor. The change in the atmosphere, the changes in the atmosphere produce changes in the weather and climate. कहता है कि देखो भाई, हमारे आसपास जो एयर है, जो हवा है, जो एटमॉस्फेयर है, वो क्या करता है? हमें तो एयर देता है जिससे कि हम ब्रीद करते हैं, हम जिंदा रहते हैं। पहला ये तो बहुत इंपॉर्टेंट यूज है एटमॉस्फेयर का। इसके साथ साथ ये हमें सन के हार्मफुल रेज से बचाता है। साथ ही सन से जो बहुत तेज गर्मी आती है उससे भी हमको बचाने का काम करता है। साथ ही यहां पर जो एटमॉस्फेयर है उसमें तरह तरह के प्रकार प्रकार के गैसेस, पार्टिकल्स होते हैं जो कि एक प्रकार से हमारे लिए फायदेमंद भी हैं और कुछ गैसेस और पार्टिकल्स हमारे लिए नुकसानदेह भी होते हैं। जब हम यहां पर किसी भी प्रकार से एटमॉस्फेयर में चेंज करते हैं, या तो पॉल्यूशन करके या फिर किसी और तरीके से, तो हम लोग एक प्रकार से अपने एनवायरनमेंट में जो हमारा वेदर है, क्लाइमेट है, उसको प्रभावित करते हैं। समझ गए? जैसे आप लोग अभी काफी ज्यादा शब्द सुनते होंगे, ग्लोबल वार्मिंग सुनते होंगे, इस तरीके के शब्द आपको सुनने को मिलते होंगे। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपने एनवायरनमेंट में चेंजेस कर रहे हैं, अपने एटमॉस्फेयर में चेंजेस कर रहे हैं। इस वजह से यहां पर ये चीजें हमको देखने को मिल रही हैं। अब यहां पर आगे हमारे सामने आता है बायोस्फीयर। कि बायोस्फीयर क्या होता है? कहता है कि प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक्स बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। मतलब कि हमारे अर्थ पर जो लिविंग वर्ल्ड है, देखिए अर्थ पर पानी होना, अर्थ पर जमीन होना, अर्थ पर हमारा एयर होना, ये
है, लेकिन इनकी मदद से जहां पर जिंदगी होती है, जहां पर जीव जंतु रहते हैं, वो हमारा क्या होता है, बायोस्फीयर होता है। बायोस्फीयर एक प्रकार से उस जगह पर मौजूद होता है, उस जगह पर बनता है जहां पर हमारा लैंड, वाटर, एयर तीनों आपस में इंटरैक्ट करते हैं। क्योंकि जिंदगी को सरवाइव करने के लिए, जिंदगी को चलाने के लिए हमें एयर भी चाहिए, हमें वाटर भी चाहिए, और टिक कर रहने के लिए हमें लैंड भी चाहिए। ठीक है, तो तीनों जहां होगा वहां पर हमारा बायोस्फीयर बनेगा। जैसे कि आप अगर देखें तो आप जिस शहर में रहते हैं वो शहर आपको पता होगा कि किसी नदी के किनारे है। नदी के किनारे क्यों है भाई? कोई भी शहर है, गांव है, वो नदी के किनारे होता है। क्यों? क्योंकि नदी के किनारे किनारे होने पर ही गांव को, शहर को तीनों चीजें मिलती हैं। हवा मिलता है, जमीन मिलता है कि जिस पर कि गांव बसा है, और साथ में पानी मिलता है। तीनों मिलेंगे तभी जिंदगी चलेगी। अगर हवा गायब हो जाए, पानी गायब हो जाए, तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं सिर्फ सूखे जमीन पर। इसी प्रकार से जमीन में अगर बाढ़ आ जाती है तो भी जिंदगी नहीं चल सकती है, क्योंकि भाई जमीन रहना भी जरूरी है। क्योंकि जमीन पर हम खेती करते हैं, घर बनाते हैं, रहते हैं, चलते हैं, घूमते फिरते हैं, तो सभी चीजों का होना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अब इसके बाद यहां पर आगे हमारे सामने आ जाता है इकोसिस्टम। व्हाट इज इकोसिस्टम? तो यहां पर देख लेते हैं, एक छोटी सी कहानी है, इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इकोसिस्टम को समझेंगे। एनसीसी कैंप चल रहा था, वहां पर रवि भी मौजूद था। रवि जो था वो एक प्रकार से वहां पर मौजूद था। वहां पर एक और बच्चा था, जेसी। वो वहां पर कहता है कि व्हाट अ हेवी डाउनपोर, कितनी बारिश हो रही है, ये मुझे मेरे घर की याद दिलाता है। केरला में मेरा घर है, तुमको वहां पर आना चाहिए और देखना चाहिए कि वहां पर कितनी बारिश होती है, लगातार बारिश होती है। वहां पर बहुत सारे ग्रीन फील्ड्स हैं, बड़े बड़े ग्रीन फील्ड हैं, वहां पर कोकोनट का प्लांटेशन भी होता है। इसी प्रकार से वहां पर एक और बच्चा बैठा हुआ था, हीरा। वो कहता है कि यार तुमको, तुम्हारे इलाके में बारिश होती है, मेरे इलाके में कोई बारिश नहीं होती है। हमारे इलाके में सिर्फ कीकर दिखता है, सैंड दिखता है, और जहां तक हमारे आंख जाती है वहां तक हमें सिर्फ यही चीजें दिखती है। और यहां पर हमें क्या मिलता है? तुमको तो कैमल मिलता है, ये रवि कहता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से बच्चे जो थे ये अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। वहां पर अगर हम लोग देखें तो फिर से हीरा हीरा जो है रवि को जवाब देता है कि सिर्फ हमें कैमल्स नहीं मिलते, बल्कि अगर तुम डेजर्ट में आओगे तो वहां पर तुमको स्नेक्स भी दिखेंगे, लिजार्ड भी दिखेंगे, और बहुत सारे इंसेक्ट भी दिखेंगे। और रवि ये सोचता है कि जो एनिमल्स हैं, जो वेजिटेशन है, वो अलग अलग जगहों पर जाने पर अलग अलग क्यों हो जाते हैं? क्या वो अपने इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं? तो यहां पर उसके टीचर जवाब देते हैं कि जी हां, बिल्कुल रिलेटेड हैं। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग इकोसिस्टम को देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, तब चीजें समझ में आसानी से आएंगी। इकोसिस्टम की बात करें तो कहता है कि इट इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ ईच अदर एंड विथ द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। इकोसिस्टम क्या है? एक प्रकार का सिस्टम है, एक प्रकार का तंत्र है, जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, और साथ में अपने एनवायरनमेंट में मौजूद नॉन लिविंग थिंग्स से इंटरैक्ट करते हैं। और इस इंटरैक्शन के दौरान वहां पर वो एनर्जी और साथ में मटेरियल का ट्रांसफर करते हैं। जैसे अगर मैं यहां पर बात करूं तो मेरा इकोसिस्टम क्या है? मेरे आसपास का जो शहर है वो है। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर मुझे कुछ भी चाहिए तो मैं क्या करूंगा? जाऊंगा किसी दुकान पर, वहां से सामान खरीदूंगा, वहां से सामान खरीद करके मैं अपनी जरूरत पूरी कर लूंगा। इसी प्रकार से मुझे क्या करना है? कहीं जाना है, घूमना फिरना है, तो मैं जाऊंगा किसी पार्क में घूम लूंगा। लेकिन अगर मैं किसी जंगल में रह रहा होता तो जंगल में मेरा जो एनवायरनमेंट होता वो दूसरा होता, मेरा इकोसिस्टम दूसरा होता। मतलब सिंपल सी बात है कि आप अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी जिंदगी को चलाने के लिए अपने आसपास के एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करते हैं। कैसे इंटरैक्ट करते हैं? जाते हैं, नदी में से पानी लिया, पी लिया। किसी जानवर को देखा, जानवर, मान लीजिए आप मांस खाते हैं तो जानवर को शिकार कर लिया, मांस खा लिया। आप क्या हैं? उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। फिर आपके इलाके में पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे जो हैं उनसे आप फल लेते हैं, उनसे आप चीजें लेते हैं, कंज्यूम करते हैं।
तो इसी प्रकार से जैसे आप अपने आसपास की चीजों से इंटरेक्ट करते हैं, दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट से इसी प्रकार से इंटरेक्ट करते हैं। एक जानवर दूसरे जानवर को खा लेगा या फिर उसको कुछ चीजें प्रोवाइड करेगा, दूसरा ऑर्गेनिज्म तीसरे ऑर्गेनिज्म को कुछ मदद करेगा, प्रोवाइड करेगा। मतलब यहां पर ये एक प्रकार का सिस्टम होता है जिसमें कि सभी ऑर्गेनिज्म अपने आसपास के एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, अपने आसपास की चीजों से इंटरेक्ट करते हैं। जैसे कि यहां पर मैं मौजूद हूं तो मैं यहां के एयर को भी कंज्यूम कर रहा हूं। एयर नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन ये मेरे इकोसिस्टम का पार्ट है। मेरे आसपास यहां पर पानी है तो मैं पानी भी पी रहा हूं यहां पर, तो पानी नॉन लिविंग थिंग है लेकिन मेरे इकोसिस्टम का पार्ट है। तो यहां पर यही चीज कहता है कि इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पर एक खास इलाके में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने सराउंडिंग से और अपने आसपास के लिविंग थिंग से इंटरेक्ट करते हैं और एनर्जी और मटेरियल का ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर क्या कह रहा है, आगे यहां पर कह रहा है कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। वही बात जो मैंने कहा कि जितने भी प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं, ह्यूमन बीइंग होते हैं, अपने सर्वाइवल के लिए अपने सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। और यहां तक कि यह हमें ध्यान रखना चाहिए कि सभी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। मतलब कि मैं यहां पर अगर मौजूद हूं तो ऐसा है कि मैं अगर जिंदा हूं तो मेरे जिंदा रहने में आसपास के सभी ऑर्गेनिज्म का मदद है। अगर सारे ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएंगे, जैसे उदाहरण के लिए अगर सारे प्लांट अर्थ पर से खत्म हो गए तो क्या हम इंसान जिंदा रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलता है और हम जो CO2 रिलीज करते हैं उसको प्लांट कंज्यूम कर जाते हैं। तो हमारे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है और ऑक्सीजन होने के लिए प्लांट का होना जरूरी है। प्लांट खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन खत्म होगा और हम भी खत्म होंगे। इसी प्रकार से हम जो खाना खाते हैं वो कहां से आता है? प्लांट से आता है। तो प्लांट अगर खत्म हो गए तो हम खाएंगे क्या? अब कोई बोलेगा कि सर हम तो मीट खाते हैं, मांस खाते हैं, तो प्लांट से हमको दिक्कत नहीं है। यार तुम जो मीट मांस खाते हो वो क्या खाता है? वो जानवर भी तो जाकर के प्लांट को खाता है। प्लांट अगर खत्म तो वो खत्म, वो खत्म तो तुम खत्म, सब कोई खत्म। तो यहां पर बात है कि हम सभी एक दूसरे की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और इस प्रकार से हम जिंदा हैं। तो यही चीज कहता है कि दिस इन रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एंड इकोसिस्टम। मतलब कि ये जो रिलेशन है ना लिविंग थिंग्स के बीच में, मेरे और किसी शेर के बीच में, मान लो शेर है मुझे खा गया तो भाई उसकी जरूरत पूरी हो गई। उसी प्रकार से मैं हूं यहां पर, किसी प्लांट को खा गया, मेरी जरूरत पूरी हो गई। इसी प्रकार से मैं मान कोई जानवर है, कोई जानवर मर गया तो वो क्या होगा? सड़ जाएगा, गल जाएगा, वो डिके हो जाएगा, तो उसके बॉडी से न्यूट्रिएंट प्लांट को मिल जाएंगे, तो वो भी एक प्रकार से प्लांट की जरूरत पूरी हो गई। तो यहां पर क्या है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेशन में रहते हैं, एक दूसरे के जरूरत को पूरा करने के रिलेशन में, और साथ में उनका सराउंडिंग उनको हेल्प करता है या फिर वो सराउंडिंग को हेल्प करते हैं। तो मतलब एक प्रकार से रिलेशन है ये। तो ये जो इंटर रिलेशन है ना, यही हमारे इकोसिस्टम का निर्माण करता है। अब यहां पर कहता है कि देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशियन एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड। मैंने वही चीज कहा था कि इकोसिस्टम सभी का अलग अलग होता है। जैसे कि अगर आप किसी जंगल में जाकर के बैठ गए तो आपका इकोसिस्टम दूसरा है। वहां पर जंगल में आप अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करेंगे। जंगल में आप क्या खाएंगे? तो भाई जाकर के किसी प्लांट को लेंगे, वहां पर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो आप कंज्यूम करेंगे, या फिर हो सकता है कि आपको कोई जानवर खा जाए। तो भाई क्या है, सिंपल सी बात है कि आप जंगल में हैं, वहां पर आपका एनवायरनमेंट दूसरा है, वहां पर चीजें आपको अलग अलग चीजें अवेलेबल हैं। लेकिन आप डेजर्ट में चले जाते हैं तो डेजर्ट में अगर आपको सरवाइव करना है तो डेजर्ट में आपके पास अवेलेबल चीजें दूसरी हैं। समझ रहे हैं बात को कि हर इलाके में जो हमारा अवेलेबल चीज होता है, जो सराउंडिंग होता है वो डिफरेंट होता है, तो उस हिसाब से वहां पर ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं। समझ गए? जैसे कि ग्रासलैंड का मतलब क्या हुआ?
घास का मैदान की बात हो रही है। बहुत सारे इलाके होते हैं जहां पर जंगल नहीं होता, बहुत बड़ा बड़ा घास का मैदान होता है, तो वहां पर जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनका इंटरेक्शन का तरीका अलग होगा। किसी जंगल में ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्शन का तरीका अलग होगा, किसी माउंटेन के इलाके में ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्शन का तरीका अलग होगा, लेक में, रिवर में, ओशियन में और स्मॉल पॉन्ड में, सब जगह पर इंटरेक्शन का तरीका अलग होगा। जैसे उदाहरण के लिए अगर देखें तो आपने कभी एक्वेरियम देखा है जहां पर बड़ा सा शीशा का एक बर्तन बनाया जाता है जिसमें कि छोटी छोटी मछलियां रखी जाती हैं? तो उनका इकोसिस्टम क्या है, उन मछलियों का इकोसिस्टम क्या है? वो एक्वेरियम, उसके अंदर ही उनको खाना मिलता है, उसके अंदर ही वो अपना वेस्ट मटेरियल रिलीज करते हैं और उसी में वो जिंदा रहते हैं, सरवाइव करते हैं। वो उनका इकोसिस्टम है। समझ गए? तो इकोसिस्टम कई प्रकार के हो सकते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग इकोसिस्टम हो सकता है। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, तो आगे यहां पर ह्यूमन एनवायरनमेंट की बात करते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट को हमने समझ लिया। ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में कहता है कि ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विथ द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, हम लोग, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं भाई? ऑक्सीजन ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, साथ में बाहर जा रहे हैं घूमने टहलने, और साथ में हमको जरूरत पड़ता है तो इन्वायरमेंट को हम मॉडिफाई भी कर देते हैं। कैसे भाई? वही वही उदाहरण, आज के 10,000 साल पहले सारे इंसान जंगलों में रहा करते थे, टूटे फूटे झोपड़ियों में या फिर गुफाओं में रहा करते थे। लेकिन हमने क्या किया? अपने एनवायरनमेंट को ही चेंज कर दिया। हमने जंगलों को काटा, वहां पर बड़े बड़े बिल्डिंग बना दिए। आज बिल्डिंग बने हैं, आज के 200 साल पहले लोग मिट्टी के घर में रहते थे। तो अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए हम इंसान क्या करते हैं? एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर देते हैं। यही चीज कहता है कि अर्ली ह्यूमंस अडेप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग। शुरुआत में जो इंसान आए थे ना, आज के 50,000 साल पहले, 1 लाख साल पहले, उन्होंने खुद को नेचुरल सराउंडिंग के हिसाब से ढाला। जहां पर जंगल है वहां पर जानवरों का शिकार किया, वहां पर फूल फल फूल खाए। जहां पर रेगिस्तान है वहां पर दूसरे तरीके से जिंदगी जी। जहां पर मैदानी इलाके हैं वहां पर दूसरे चीजें उनको मिले खाने के लिए। मतलब उनके सराउंडिंग में जो भी था उसको उन्होंने कंज्यूम करके अपना जिंदगी चलाया, उसके हिसाब से जिंदगी चलाई। ठीक है, वो एक सिंपल लाइफ जीते थे, अपनी जरूरतों को अपने आसपास के नेचर में जो चीजें मौजूद है उससे पूरा किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे लोगों की जरूरतें बढ़ी, लोगों की जरूरतें बढ़ती गईं, वैसे वैसे इंसानों ने क्या किया? नए नए तरीके सीख लिए कि वो अपने एनवायरनमेंट से नए नए चीजें कैसे प्राप्त कर सकते हैं, एनवायरनमेंट का ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे उठा सकते हैं। धीरे धीरे इंसानों ने क्रॉप्स उगाना सीख लिया, जानवरों को पालना सीख लिया, और साथ में घर बनाकर एक सेटल्ड लाइफ जीने लगे। मतलब कि देखिए, घर बनाने का जो कंसेप्ट है ना, कि भाई घर होना चाहिए, घर में लोगों को रहना चाहिए, ये आज के 10 से 12,000 साल पहले आया है। उसके पहले जो लोग होते थे, इंसान होते थे, वो जंगलों में घुमंतू होते थे। वो जंगलों में घूम घूम कर रहते थे, गुफाओं में रहते थे, शिकार करते थे, उस प्रकार से अपना जिंदगी चलाते थे। तो धीरे धीरे लोगों ने ये सारी चीजें सीखी हैं, और धीरे धीरे लोगों ने घर बनाकर सेटल्ड लाइफ जीना शुरू किया है, और धीरे धीरे लोगों ने नए नए आविष्कार किए। जैसे कि लोगों ने व्हील का आविष्कार किया, उसके साथ ही लोगों ने खेती करना सीख लिया। खेती करना सीखा तो भाई उनके पास एक्स्ट्रा फूड हो गया। भाई 100 किलो का जरूरत है एक साल में, लेकिन खेती कर लिए हैं 200 किलो, एक्स्ट्रा हमारे पास अनाज है, तो अनाज का क्या करेंगे? फिर वहां से ट्रेड शुरू हुआ, बार्टर सिस्टम आ गया, ट्रेड कॉमर्स डेवलप होने लगा, ये सब चीजें होने लगी। अब पूछेगा सर ये बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम होता है जिसमें कि हम ट्रेड करते हैं एक्सचेंज की मदद से। जैसे अभी क्या होता है, अभी अगर हमें कुछ भी खरीदना है, हम पैसे ले जाकर पैसे देंगे, हम सामान ले लेंगे। लेकिन भाई आज के 7-8 हजार साल पहले हम लोगों के पास पैसे का कंसेप्ट नहीं था, रुपया नोट नहीं चलता था। उस समय क्या होता था कि किसी व्यक्ति को अगर केला बेचना है और वहां पर उसको किताब चाहिए, तो वो एक ऐसे आदमी को खोजेगा जो कि उसको केला ले ले और किताब दे दे। मतलब कि सामान के बदले सामान, यहां पर सामान के बदले सामान एक्सचेंज किया जाता था कि भाई केला ले लो किताब दे दो। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति को टीवी बेचना है, साइकिल खरीदना है, तो साइकिल ले लो और टीवी दे दो। तो इसमें परेशानी यह थी कि जिस चीज को हमें खरीदना है और बेचना है, उसका उल्टा हमें व्यक्ति खोजना पड़ता था। कि मतलब केला बेच के किताब खरीदना है तो एक ऐसे आदमी को खोजना होगा जो कि केला खरीद ले और किताब हमको बेच दे। ठीक है,
इस प्रकार से बार्टर सिस्टम चलता था। यही चीज आपके किताब में भी बताया गया, इट इज अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। मनी का यूज किए बिना सामान का अदला बदली जब हम ट्रेड करते हैं एक्सचेंज करके, तो वो हमारा बार्टर सिस्टम होता है। यहां पर एक और जानकारी दी गई है कि 5 जून को हम लोग वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाते हैं हर साल, ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे कहता है कि देखो भैया ट्रेड कॉमर्स सब चीज होने लगा, और पिछले 100 200 400 सालों में क्या हुआ है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होने लगा, उससे ट्रांसपोर्टेशन बहुत सुधार हो गया, इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन हो गया। आज हम इंटरनेट के जमाने में हैं, आप ये वीडियो इंटरनेट पर देख रहे हैं, जो भी जानना है 2 सेकंड में आपको जानकारी मिल जाती है। साथ में कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा हो चुका है, ट्रांसपोर्ट भी बहुत आसान हो चुका है। कहीं अमेरिका जाना है, तुरंत एरोप्लेन में बैठो अमेरिका चले जाओ, कहीं अमेरिका बात करना है, तुरंत कॉल लगाओ बात कर लो। इसी प्रकार से अमेरिका में वीडियो कॉल करना है, तुरंत कर सकते हो। सब चीजें आ चुकी हैं, सब चीजें चेंज हो चुकी हैं, ठीक है। आगे यहां पर बढ़ें तो आगे यहां पर क्या कहता है, कहता है कि हैव यू एवर थॉट व्हाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन winter? A perfect balance is necessary between the natural and human environment. Human must learn to live and use their environment in harmonious way. सिंपली बात यहां पर यह बोल रहा है कि देखो भैया, हमारा जो नेचुरल इन्वायरमेंट है और ह्यूमन इन्वायरमेंट है, इसमें हमको बैलेंस बनाकर रखना है। मतलब कि हम लोगों को इन्वायरमेंट को इतना मॉडिफाई नहीं करना है कि वो हमारे लिए हानिकारक हो जाए। जैसे मैंने कहा कि हमें जिंदा रहने के लिए पेड़ों का जिंदा रहना जरूरी है, अगर पेड़ खत्म हो जाएंगे तो हम भी खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोगों को अगर डेवलपमेंट करना है, हम लोगों को अगर इन्वायरमेंट में चेंज करना है, तो हम इतना ही चेंज करें जिससे कि हमारा काम चल जाए और हमें नुकसान ना हो, एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो। मतलब कि हमें क्या करना है, परफेक्ट बैलेंस बना करके रखना है। समझ गए कि भाई नेचर भी बचा हुआ रहे और हमारा काम भी हो जाए, ठीक है। अब यहां पर एक बच्ची है, बच्ची का नाम क्या है, नूरी। वो रवि को देखती है कि रवि जो है वो काफी उदास है। क्यों उदास है भाई, आपको चैप्टर के शुरू में पता था कि भाई गार्डन कट चुका है, गार्डन गायब हो चुका है, प्लेग्राउंड उसका गायब हो चुका है। तो वहां पर उसको बोलती है कि देखो तुम क्या करो, तुम आओ मेरे घर को तुम विजिट करो छुट्टियों में। और जो नूरी है वो एक प्रकार से वो बताती है कि देखो, तो नूरी उसको अपने घर में बुलाती है कि आओ तुम वहां घूमो, देखो वहां पर तुमको क्या होगा, बहुत अच्छा लगेगा, वहां बहुत सारा गार्डन वगैरह है, बहुत अच्छा तुम्हें लगेगा, ठीक है। ये सब बातें होती हैं। अब यहां पर आगे बढ़े तो चैप्टर हमारा ये समाप्त होता है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।